नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं लाइव बिहार। लाइव बिहार पर हर रोज एक वरिष्ठ पत्रकार के साथ एक खास मुद्दे पर बातचीत तो होती ही है। तो आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद साहब, और आज बातचीत का मुद्दा है कि बिहार में राजनेताओं की यात्राओं का दौर लगातार जारी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक यात्रा शुरू करने वाले हैं, तो दूसरी तरफ नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव की यात्रा भी चल रही है। 15 तारीख से, इसी महीने की 15 दिसंबर से तेजस्वी यादव सीमांचल की यात्रा पर निकलने वाले हैं, और उसी दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपनी यात्रा शुरू करने वाले हैं। लेकिन मुख्य बात यह है कि तेजस्वी यादव जिस तरफ निकल रहे हैं उसमें राजनीति चरम पर दिख रही है। तेजस्वी यादव के बेहद करीबी मुकेश सहनी, जो इस समय उनके बहुत साथ रह रहे हैं, मुकेश सहनी का टारगेट इस समय ब्राह्मण मतदाता है। अभी हाल ही में मुकेश सहनी की पार्टी में एक कद्दावर, सीमांचल के से एक कद्दावर राजनेता ने उसमें पार्टी में उनके पार्टी में हिस्सा लिया है, शामिल हुए हैं, और एक दो दिन के बाद उनकी पार्टी में एक और ब्राह्मण नेता शामिल होने जा रहे हैं। ये ब्राह्मण मतदाताओं को टारगेट मुकेश सहनी कर रहे हैं, या तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव की नई योजना है कि उनका जो MOI समीकरण उनको लग रहा था पिछले उपचुनाव में, लगा कि वो दरकता हुआ दिख रहा है, तो MOI समीकरण को साधने के साथ साथ अगड़ी जाति के कुछ मतदाताओं को भी अपनी तरफ करना है। अब मैं खालिद रशीद साहब से ये बातचीत शुरू करूं, उससे पहले आपका बहुत स्वागत है लाइव बिहार के। बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले मेरा सवाल तो यही होगा कि ये यात्राओं का दौर चला है, लेकिन इसमें जाति की राजनीति को लेकर ज्यादा महत्वपूर्ण बातें उसी में दिख रही हैं। जैसे नीतीश कुमार ने एक खास वोट बैंक को वो साधा है, महिलाओं से वो संवाद करने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ब्राह्मण मतदाताओं को या अगड़ी जाति के मतदाताओं को अपनी तरफ करना चाहते हैं। दूसरा है कि मुसलमानों को, उनको लग रहा है कि मुस्लिम मतदाता उनसे विमुख हो रहे हैं, तो ये दोनों एक साथ साझेंगे। और देखिए रवि जी, यात्राओं का दौर शुरू हो गया है, और बिहार जो है वो हमेशा पॉलिटिकल मोड में रहता है, चुनावी मोड में रहता है। तो एक चुनाव संपन्न होता है, दूसरा चुनाव तैयारी शुरू हो जाती है। आप देखें कि उपचुनाव के नतीजे आए, उपचुनाव के नतीजों का कैलकुलेशन किया गया, अपनी सभी पार्टियों ने अपने तरीके से, और तिरहुत का जो है वो स्नातक विधान परिषद का स्नातक उपचुनाव जो है वो हुआ। तो तमाम जो परिणाम आ रहे हैं चुनावों के, उस पे नजर है, और पैरामीटर जो है उसी से तय हो रहा है। बिहार की राजनीति को समझने वाले लोग इन यात्राओं का महत्व समझते हैं। तो 15 तारीख से जो तेजस्वी यादव की जो यात्रा हो रही है सीमांचल और मिथिलांचल के जो प्रोग्राम मेरी नजर से गुजरा है, हो सकता है उसमें गलतियां हो, आप उसमें सुधार करेंगे। तो जो क्षेत्र है ना, दरभंगा, सुपौल, सहरसा, है ना, अररिया, किशनगंज, भागलपुर, पूर्णिया, ये पूरा जो इलाका है, ये एक तरह से जो है ना वैतरणी पार कराने वाला इलाका है ना। आपको याद होगा 2020 में जो चुनाव हुआ बिहार विधानसभा का, उसमें इन्हीं क्षेत्रों में आरजेडी को सेटबैक लगा था, और बाद में कहा यह गया था कि भाई आरजेडी ने यहाँ पे कई सीटें गंवा दी हैं, और इल्जाम किस पे डाला था? AIMIM पर, कि AIMIM के कैंडिडेट्स की वजह से उन्होंने कैंडिडेट्स दे दिए थे, इस वजह से 21 से 20 सीटों का हमें नुकसान हो गया। तो समीकरण, वही समीकरण जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, वैसी ने खेल बिगाड़ा उस समय, इनको लगा। हाँ, तो जिस समीकरण की आप चर्चा कर रहे हैं उसी को साधने निकले तेजस्वी यादव। और चुनावी वर्ष तो समझिए कि शुरू हो गया है, साल बदलने वाला है, दिसंबर का महीना है, और अगले साल चुनाव है। अपने समय पर, तय समय पर ही होगा जैसा लगता है, इसमें कोई अगर मगर की गुंजाइश बहुत नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि अगरों को साधने की ये कोशिश है, जो आप एंगल दे रहे हैं, बिल्कुल है। क्योंकि जो ब्राह्मण मतदाता है, खासकर जो मिथिलांचल सीमांचल के जो ब्राह्मण मतदाता हैं, वो कभी पारंपरिक वोटर हुआ करते थे कांग्रेस के, कांग्रेस से वो विमुख हो चुके हैं। वो अब उनमें से ज्यादातर जो है वो बीजेपी की तरफ, एनडीए की तरफ चले गए, शिफ्ट हो गए। लेकिन हाँ, वो एक मौका जरूर तलाश करते हैं। अब जैसे
अश्विनी चौबे या बाकी तमाम नेता जो हैं वो एनडीए में कहीं अपने को हाशिए पर देख रहे हैं। ये बात गौर करने वाली बात है कि वो अपने को हाशिए पर देख रहे हैं। तो जो ब्राह्मण समाज है वो भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश में अस्तित्व वो चाहता है। हाँ, वो चाहता है। और तेजस्वी यादव को, है ना, सोशल इंजीनियरिंग भी करनी है, ये संदेश भी देना है जो बार बार वो कहते हैं कि भाई हम एमवाई की पार्टी नहीं है, बाप की भी है, बाप की पार्टी, माई बाप दोनों, माई बाप है हम, है ना, तो सभी की पार्टी है। तो ये उनको यकीन दिलाने की कोशिश है। तो इस यात्रा के दौरान जो चौथे चरण की, मेरे ख्याल से चौथे चरण की यात्रा होगी, एक दूसरे चरण की यात्रा तो चुनाव के कारण जो है, उपचुनाव के कारण उनकी टल गई थी। ये यात्रा चौथे चरण की है और इसमें वो यही समीकरण साधने की कोशिश करेंगे कि जो महागठबंधन का वोट है, और इसमें दो कोशिश भी है कि बिहार के चुनाव में महागठबंधन तो होगा, अभी जैसा लग रहा है, क्योंकि महागठबंधन की पार्टियों के पास ऐसी स्थिति नहीं है कि वो अलग हो सके, अलग होके चुनाव लड़े। तो कांग्रेस, आरजेडी, वाम दल और जितने भी इस तरह के जो दल हैं, जो मुकेश सहनी की पार्टी, हालांकि मुकेश सहनी के बारे में नहीं कहा जा सकता कि वो अंतिम समय पे किधर रहेंगे, जब तक चुनाव ना हो जाए, कैंडिडेट्स खड़े ना हो जाए, अभी कहना बहुत थोड़ी जल्दबाजी होगी उनको लेकर। लेकिन इन सभी पार्टियों का एक साथ रहना मजबूरी है। तो कांग्रेस और आरजेडी की अगर हम लोग बात करें तो बिहार के चुनाव में, बिहार की जो प्रादेशिक राजनीति है उसमें आरजेडी बड़े भाई की भूमिका में है और कांग्रेस को वो स्पेस देने के लिए तैयार नहीं होती है। आप देखें कि हालिया बयान जो आया ममता बनर्जी उस पर तो लालू प्रसाद ने सीधे तौर पे बोल दिया कि भाई कांग्रेस क्या करेगा, उन्होंने तो सीधे कांग्रेस क्या है। तो ये दर्शकों को ये बताते हुए कि लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस को कई बार उसकी हदें बताई हैं। पिछले दिनों तो कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्तचरण दास को उन्होंने भगचोनहर दास कह दिया था। और उसके बाद मैंने वो कल भी ममता बनर्जी के से उनसे सवाल पूछा गया, ममता बनर्जी क्या नेतृत्व करेंगी, तो बोले हाँ करेंगी और उनको करना चाहिए, कांग्रेस क्या करेगा इसमें। तो ये है कि कांग्रेस को लालू प्रसाद यादव उसकी हदें बताते रहते हैं। कांग्रेस में रहने वाले जो पुराने ब्राह्मण नेता है या ब्राह्मण मतदाता ये सोचता है कि उसका राजनीतिक अस्तित्व है क्या, तो कहीं ना कहीं उस ब्राह्मण मतदाता को कोई जगह चाहिए। तो क्या वो आरजेडी की तरफ शिफ्ट होगा या लालू प्रसाद यादव की तरफ उसका आकर्षण है, क्योंकि पिछले कुछ चुनावों में ब्राह्मण मतदाताओं ने भ्रम में डाला है एनडीए को भी और आरजेडी को भी। तो क्या ये हम लोग बातचीत इसी पर कर रहे हैं, खालिद जी बहुत अच्छे से उसको बता रहे हैं कि ब्राह्मण मतदाता अगर इधर शिफ्ट हुए तो एक नया समीकरण बन जाएगा। ब्राह्मण मतदाता अगर इधर शिफ्ट हो गए, लेकिन अगर तो है ना, अगर है, बहुत बड़ा अगर है, ये क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा है। ब्राह्मण वर्ग जो है वो अपना स्पेस चाहता है राजनीति में, लेकिन क्या वो आरजेडी के साथ जाएगा? आरजेडी की जो छवि बनी हुई है पहले से लालू प्रसाद के समय, ये बोलने में हम पत्रकारों को कोई गुरेज नहीं है कि जो लालू प्रसाद की छवि बनी हुई है वो एंटी ब्राह्मण की छवि बनी हुई है। एक जमाने में उन्होंने कहा था कि तो इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आरजेडी के। देखिए, ब्राह्मण मतदाता इस वक्त अपना स्पेस चाहते हैं, वो जा सकते हैं और राजनीति में हर वर्ग को अपना प्रतिनिधित्व चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए। और आज जो अगला वर्ग है समाज का, वो भी अपनी हिस्सेदारी के लिए जगह चाहता है ना, प्रयासरत है। तो ब्राह्मण वर्ग भी प्रयासरत है, लेकिन उनको अपने साथ जोड़ने के लिए आरजेडी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैंने एक शिवानंद तिवारी के अलावा कोई बड़ा ब्राह्मण नेता उनके साथ कोई ऐसा चेहरा है नहीं। तो आपने अच्छी बात कर दी कि इसको हम एक अच्छा प्रयास के तौर पे भी देख सकते हैं। आरजेडी की बात करें अगर, तो ये अच्छा प्रयास हो सकता है कि जो महागठबंधन, कांग्रेस का वोट मतलब पारंपरिक वोट ब्राह्मण है, अगर वो फिर से वापस लौट आते हैं तो महागठबंधन के साथ लौटेंगे और महागठबंधन की स्थिति मजबूत होगी। और एमवाई समीकरण जो है इस इलाके में मिथिलांचल और पूरा सीमांचल का इलाका, आप देखिए कि आपने जो विषय उठाया है, तो उस इलाके से जो आरजेडी के जो मुस्लिम चेहरे दिखते हैं, आप देखिए उसी इलाके से आते हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी मधुबनी से है ना, तस्लीमुद्दीन जो सीमांत गांधी थे, उनके बेटे आजकल वो तो स्वर्गीय हो गए, लेकिन वो भी चेहरा कहाँ से, किशनगंज में तो बड़ा पप्पू यादव भी आरजेडी में रहे हैं और आरजेडी का चेहरा रहे हैं। वो अभी वो अलग दिशा में चल रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन वो कहाँ से आते हैं, उसी दिशा से आते हैं। तो वैसे ही भागलपुर से, कटिहार से, ये जो
माफ कीजिएगा, मैंने पप्पू यादव का जिक्र कर दिया, थोड़ा सा ये हो गया, मैं मुस्लिम चेहरे की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो ये जो मुस्लिम चेहरे दिखते हैं आरजेडी में प्रभावी तौर पे, वो उसी इलाके से, उसी इलाके से अधिकांश का उसी इलाके से आते हैं। तो इनकी मदद लेकर ये एमवाई समीकरण को भी मजबूत करने की कोशिश है, और दूसरी तरफ ब्राह्मण मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश है। लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूं कि आरजेडी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ब्राह्मण वर्ग को ये समझाने के लिए कि आरजेडी वो नहीं है, उस ढर्रे पे काम करने वाली नहीं है। एक समय कहता था पूरा बाल साफ करो, जी वो पूरा बाल साफ करो, जो जातीयता की बात कर रहा था, उन्माद की बात होती थी अगड़ों के खिलाफ। ये बात तेजस्वी को सिद्ध करना पड़ेगा। तेजस्वी इस कोशिश में लगे हैं। और शायद तेजस्वी अपने बेहद करीबी मित्र, माने इस समय जो उनके बेहद करीबी मित्र हैं मुकेश सहनी, उनके थ्रू, माने एक सुधीर मिश्रा या सुधीर अभी जो उनके पार्टी में शामिल हुए, एक कोई द्विवेदी हैं जो आज या कल शामिल होने वाले हैं। तो मुकेश सहनी भी एक तो अपने को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं, तो उस इलाके में, माने मिथिलांचल के इलाके में मल्लाह सहनी मतदाता एक डोमिनेटिंग तो है ही। तो उसके साथ अगर ये ब्राह्मणों का एक कॉकटेल वो बनाना चाहेंगे तो तेजस्वी यादव को आखिरकार वो फायदा होगा उस वोट बैंक का। रवि जी, हम लोग को देखना होगा कि मुकेश सहनी की पार्टी में वीआईपी में जो लोग शामिल हो रहे हैं वो किस इलाके के लोग हैं। एक तो सुपौल से भी यानी उसी जगह से वो दावेदार होंगे टिकट के, है ना। तो वहां जो दूसरा दावेदार है वो एमवाई वाला फॉर्मूले वाला नहीं होना चाहिए। अगर मुकेश सहनी महागठबंधन में रहते हैं तो क्योंकि वो उसी ढंग से तो कोई ठीक नहीं, उसी ढंग से चीजों को बार्गेन करेंगे। थोड़ा हम फिर आते हैं मुस्लिम्स पे। तो जो बात ब्राह्मण वर्ग पे लागू होती है वो बात मुसलमानों पर भी लागू होती है कि आज जो मुस्लिम वर्ग है, आप देखें कि जन स्वराज की सफलता, जन स्वराज ने उपचुनाव में 10% वोट ले लिया, और उनके जो मुस्लिम कैंडिडेट्स थे उनको भी अच्छा खासा वोट मिला। इलाके में बेलागंज में तो साबित किया, अच्छा खासा उन्होंने वोट हासिल कर लिया। और कल जो तिरहुत का जो हुआ, स्नातक स्तर का जो हुआ, उसमें भी जन स्वराज का कैंडिडेट सेकंड नंबर पर रहा। देखिए, आरजेडी की सफलता इस पे बहुत डिपेंड करती है कि उनके जो यादव वोटर्स हैं, उनके जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो इंटैक्ट रहे, है ना। तो यादव वोटर्स को डेंट लगाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से बराबर होती है। कई यादव नेता जो है, नित्यानंद राय जैसे जो है, वो उस वर्ग में कहीं ना कहीं काम करते हैं, और उधर से अच्छा खासा ट्रांसफर भी हुआ है। लेकिन एक बड़ा पोर्शन जो है अभी भी वो तो लालू प्रसाद यादव जब तक है उनके साथ जुड़ा हुआ है, सेम मुस्लिम वर्ग के साथ, है ना। वो भी अपनी हिस्सेदारी को लेकर बहुत चिंतित है। इस समय वो संजीदा है कि हमारी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और आपको याद होगा प्रशांत किशोर जब महागठबंधन के रणनीतिकार हुआ करते थे, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद जब 2015 में साथ आए थे, महागठबंधन के रणनीतिकार कौन थे? प्रशांत किशोर क्या कहते थे कि इन इलाकों में, सीवान जैसे इलाकों में, मिथिलांचल जैसे इलाकों में, कुछ जगहों पे, है ना, मुस्लिम कैंडिडेट्स महागठबंधन की तरफ से नहीं देने चाहिए, नहीं देने चाहिए। और वही प्रशांत किशोर आज क्या कहते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा देंगे, ज्यादा से ज्यादा हम मुस्लिम वर्ग को हिस्सेदारी देंगे। तो मुस्लिम वर्ग को हिस्सेदारी वाली बात हो रही है। तो जन स्वराज के अगर फैक्टर को न्यूट्रलाइज करना है आरजेडी को, तो मुस्लिम वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के लिए तैयार बनना पड़ेगा, आपको माइंडसेट बनाना पड़ेगा। क्योंकि मुस्लिम, आज का मुस्लिम वर्ग जो है, जो राजनीति में सक्रिय है और जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, वो ये देख रहे हैं कि जन स्वराज भी है ना। और अब तो उसके पास एक ऑप्शन है कि अगर आप हमें यूज कर रहे हैं लगातार, अब तो आरसीपी सिंह भी है, उनकी भी एक पार्टी है। तो आरसीपी सिंह की पार्टी है, जन स्वराज है ना, जदयू के भी मुस्लिम वोटर्स हैं, आरजेडी के भी मुस्लिम वोटर्स हैं, और बीजेपी के साथ भी मुस्लिम वोटर्स बहुत बड़ी संख्या में हैं, बहुत बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। और उनका परसेंटेज जो है बढ़ रहा है, चुनाव दर चुनाव उनका परसेंटेज बढ़ रहा है। और ये आकलन में आपको स्पष्ट हो जाएगा। इसके आधार है, आपको लगता है कि ये सचमुच में? बिल्कुल। पिछले लोकसभा में, अपने 2019 के लोकसभा इलेक्शन में, हम परसेंटेज नहीं बोलेंगे क्योंकि हम ओरली बोल रहे हैं, एक हल्का झुकाव भी है, ओरली बोल रहे हैं। तो 6 से 7% के आसपास था मुस्लिम वोटर्स बीजेपी के लिए जो वोट किया था 2019 के लोकसभा चुनाव में। और 2000 अच्छा, ये अभी जो उपचुनाव 24 के लोकसभा चुनाव में, है ना, हालांकि उतनी सीटें
एनडीए गठबंधन को नहीं आई, बीजेपी को नहीं आई, है ना। बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा लोकसभा में, लेकिन मुस्लिम वोटरों की संख्या बढ़ी है। अच्छा, मार्जिनल ही बढ़ी है। हम बात एग्जैक्ट आपको परसेंटेज नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो आंकड़ा हम सामने रखे हुए नहीं है, लेकिन जो चीजें आकर निकली हैं एनालिसिस में वो सामने है कि मुस्लिम वोटर्स का जो परसेंटेज है वो एनडीए की तरफ भी बढ़ा है। यानी एनडीए भी अब अस्पृश्य नहीं है। एनडीए को भी नरेंद्र मोदी के इस भाषण पे, इस वक्तव्य पे यकीन होने लगा है मुस्लिमों को कि सबका साथ सबका विकास, माने जो भी हम करते हैं 140 करोड़ देशवासियों के लिए तो करते हैं। ये देखिए कि ये लोगों को घर मिल रहे हैं, अनाज मिल रहा है। आरजेडी ये मान के अगर चल रहा है कि मुस्लिम उसको ही वोट देंगे तो ये उसकी बहुत बड़ी राजनीतिक भूल है। ये स्ट्रेटेजी बहुत बैकफायर करने वाली है। अच्छा, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं, किसी भी वर्ग को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लगता। तो ये जो कोशिश है यात्रा के दौरान कि मुसलमानों को, ब्राह्मणों को, ब्राह्मण वर्ग को लेकर संचय है, कोशिश तो करनी चाहिए। अगर वो जुड़ते हैं तो ब्राह्मण वो वर्ग है जो खुद तो कम है, संख्या के हिसाब से कम है, लेकिन जिन जगहों पर है उसकी अपनी एक से है और वो मतदाताओं को प्रभावित करता है। और सवर्ण जातियों में वोटों का प्रतिशत देखें तो सबसे ज्यादा ब्राह्मण मतदाता जी, बिल्कुल। तो अगर उनका कुछ परसेंट भी अगर लालू प्रसाद यादव की तरफ, एक तो बड़ी संख्या में सबसे ज्यादा यादव हैं, उसके बाद मुसलमान हैं, और ये तो उनके साथ हैं ही। और अगड़ी जाति में भी अगर इसको तोड़ पाए, पिछले बार उन्होंने कुशवाहा पर एक प्रयोग किया तो कुशवाहा को भी साधा उन्होंने और अपने सहयोगी दलों से भी टिकट दिलवाया। तो मुस्लिम मतदाता तो ये सोच रहा है कि हमारा प्रतिनिधित्व भी मिलना चाहिए, और अगर सचमुच में लालू प्रसाद यादव ने इसको साध लिया है तो एक बड़ा काम तेजस्वी यादव कर पाएंगे, आपको लग रहा है? हाँ बिल्कुल, अगर ये कर पाए तो बाजी उनके हाथ में है। ये तो प्रूफ कर दिया उन्होंने ना, उन्होंने ये प्रूफ कर दिया है। तेजस्वी यादव में जो परिपक्वता आनी चाहिए वो परिपक्वता आई है। अगर आप देखें तो तमाम तरह के आक्षेप लगते हैं, आरोप लगते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव में ये परिपक्वता है। लेकिन वो परिपक्वता वो नहीं है जो सरकार बनाने के लिए जो तमाम गुना भाग करने होते हैं, वो उसके लिए वो पूरी तरह से योग्य हो गया। तो उन्हें अभी बहुत मेहनत करनी होगी, होमवर्क करना होगा, अपने सीनियर्स के साथ बैठना होगा, जो वरिष्ठ नेता है उनके साथ बैठना होगा, और उन्हें ये महसूस कराना होगा कि हाँ, हम आपका सम्मान उसी तरह करते हैं, क्योंकि ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड, ये भूलना नहीं चाहिए, है ना। नई पीढ़ी टेक्नोलॉजी के सहारे आगे तो बढ़ सकती है ना, लेकिन निर्णय क्या लेना है इस मामले में अनुभव जो है वो बहुत काम आता है। तो ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड। तो तेजस्वी यादव युवा हैं और राजनीति की समझ जो है उनकी धीरे धीरे बढ़ रही है, तेजी के साथ बढ़ रही है। और अब ना भी बढ़े तो आश्चर्य होना चाहिए कि अपोजिशन के लीडर हैं, है ना, और उसके बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं इतने समय तक, इतने लंबे समय तक, तो उनमें वो परिपक्वता तो आनी चाहिए। लेकिन कैलकुलेशंस को साधने के लिए अनुभव बहुत जरूरी है। और चलिए चलते चलते इस पर भी बातचीत कर लेंगे। वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद कह रहे हैं कि मुस्लिम मतदाताओं को अपना प्रतिनिधित्व चाहिए, वो अपना हिस्सा मांग रहा है, तो ब्राह्मण मतदाता भी इस ओर देख रहा है। पिछले चुनाव में तो हम लोगों ने देखा भूमिहार मतदाताओं ने भी जोरदार तरीके से अपने प्रतिनिधित्व की बात की, जदयू को भी वो झेलना पड़ा और आरजेडी को भी। तो क्या सचमुच में कोई नया समीकरण बनने जा रहा है? मुकेश सहनी एक बड़ा वो एक विषय बनकर इस समय वो INDIA गठबंधन में रहेंगे कि एनडीए में जाएंगे? चुनाव आते आते अभी तक ये स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। पिछली बार तो आरजेडी के भरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी ने ये कहकर कि उनकी पीठ में छुरा भोंका गया है और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर वहां से वो अलग हो गए और एनडीए में शामिल हो गए। इस बार उन्हें वो किस तरफ रहेंगे ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन प्रयास तो ये कर रहे हैं कि लगातार ब्राह्मण नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। हाल ही में पैनोरमा नाम की एक बड़ी बिल्डिंग कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक को उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कराया, और सीवान के एक द्विवेदी हैं जो आज या कल उनकी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। तो ब्राह्मणों के तरफ मुकेश सहनी का ये आकर्षण, क्या ये उनका अपना आकर्षण है कि आरजेडी की स्ट्रैटेजी के तहत वो काम कर रहे हैं?
मुझे मुझे ये लगता है कि अभी जो मुकेश सहनी की जो स्ट्रेटेजी है ना, तो ये कहीं ना कहीं गठबंधन के नेताओं के बीच के अगर ब्राह्मण सीधे तौर पे आरजेडी से ना जुड़े, हाँ, तो इधर से मुकेश सहनी से जुड़े, हाँ, वीआईपी से जुड़ जाइए आप, है ना। ये तो राजनीति का एक अंदाज और है, उनको लगेगा कि हमको टिकट भी मिलने वाला है, और अपने लोगों के बीच कहने का भी ये मौका होगा कि देखिए हम आरजेडी में तो नहीं है ना, हम तो मुकेश सहनी के साथ, वीआईपी के साथ, है ना, महागठबंधन का हिस्सा हम जरूर है। लेकिन ये स्ट्रेटेजी हो सकती है, मुझे व्यक्तिगत तौर पे इस स्ट्रेटेजी की ज्यादा संभावना दिखती है। तो अगर ये हुआ तो इसका माने कि मुकेश सहनी INDIA गठबंधन के साथ ही रहेंगे, ये भी स्पष्ट हो रहा है धीरे धीरे। बहुत श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो अभी परिस्थितियां हैं, मुकेश सहनी कहाँ जाएंगे? मुकेश सहनी जब एनडीए में मांझी हैं, कुशवाहा है ना, चिराग पासवान है, तो कैसे बार्गेन कर पाएंगे? मुकेश सहनी कहाँ बार्गेन कर पाएंगे? तो मुकेश सहनी, और मुकेश सहनी का खट्टा अनुभव भी है, पिछली बार तो 11 सीट उनको मिला, एनडीए के साथ वो गए, एनडीए से उनके विधायक जीते, और वो सारे विधायक आज कहाँ हैं? तो ये तो है, ये तो सत्य है। तो मुकेश सहनी के लिए बड़ी मुश्किल स्थिति है, लेकिन राजनीति में अंतिम तौर पे कुछ भी कहना मुमकिन नहीं। इसलिए मैंने शुरुआत की थी मुकेश सहनी के संबंध में, जब आपने प्रश्न किया तो मैंने शुरुआत इसी से की कि मुकेश सहनी कब कहाँ जाएंगे, ये अंतिम रूप से तय तब होगा जब कैंडिडेट्स फाइनल होंगे 2025 विधानसभा चुनाव के। लेकिन अभी जो आप हमारी एनालिसिस यही हो सकती है कि मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ हैं, और ब्राह्मणों को साधने की जो कोशिश है, ये संयुक्त कोशिश है। चलिए, अब एक बात तो रह गई, जो बात की शुरुआत हुई थी कि नीतीश कुमार यात्रा पर जा रहे हैं उसी दिन जिस दिन चौथे चरण की यात्रा तेजस्वी यादव की शुरू हो रही है। अब नीतीश कुमार महिलाओं से संवाद करने जा रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद यादव ने कह दिया कि वो आंख सेकने जा रहे हैं। इस बयान का तेजस्वी यादव की यात्रा पर कितना असर पड़ेगा और नीतीश कुमार को कितना फायदा होगा? देखिए, ये तो कहा जा सकता है कि जो कहावतें होती हैं, हम उसको दोहरा नहीं पा रहे हैं कि भाग्य से छींका टूटना। तो नीतीश कुमार एक तरह से इसका फायदा उठाएंगे, है ना, कि देखिए महिलाओं का अपमान हो रहा है, बिल्ली के भाग से शिखर का टूटना, जो भी है, तो एक तरह से इसका फायदा उठाएंगे वो, है ना। उनका भाग्य बलवान हुआ है कि ऐसी शब्दावली का उन्होंने इस्तेमाल कर दिया लालू प्रसाद ने। लालू प्रसाद से जो प्रश्न पूछा गया उसके जवाब में उन्होंने ये कह दिया कि भाई संवाद क्या, महिलाओं से संवाद क्या करेंगे, वो तो ये करने के लिए निकले। और आरजेडी क्या कर रही है कि जो नीतीश कुमार की जो क्रियाकलाप है ना, उसको सामने रख रही है। सदन में आपको याद होगा कि विधानसभा में उन्होंने कहा, फिर एक महिला उद्घोषिका को उन्होंने कहा कि महिला उद्घोषिका अभिनंदन करते हैं। तो कई ऐसी घटनाएं हुई, तो वो उसको प्रकरण करें, काउंटर करने, लेकिन काउंटर नहीं कर पाएंगे। जो आरजेडी के लोग हैं वो इसको काउंटर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बात स्पष्ट तौर पे लालू प्रसाद ने कही है ना, जो उनके खिलाफ जाती है। तो उनको क्राइसिस मैनेजमेंट तो करना पड़ेगा, लेकिन इसका फायदा कितना मिलेगा ये इसका आकलन आप नहीं कर सकते, क्योंकि जो महिला वर्ग है वो आज के डेट में नीतीश कुमार के साथ तो है। जो साइलेंट वोटर्स जिसकी हम लोग चर्चा करते हैं कि भैया हम लोग सब जब सर्वे करते हैं तो एक अलग रिजल्ट आता है, और जब फाइनल रिजल्ट आता है तो एक अलग रिजल्ट आता है। तो ये साइलेंट वोटर कौन है? ये साइलेंट वोटर यही महिलाएं हैं जो शराबबंदी के कारण नीतीश कुमार के साथ खड़ी हो गई। स्वयं सहायता समूहों के द्वारा महिलाओं को उन्होंने बहुत सारा। तो ये जो संवाद होगा, मुझे जो लगता है कि एक पैटर्न जो बदलाव आ रहा है पूरे देश भर में। आप देखिए महाराष्ट्र में वहां भी हुआ, हाँ, लाड़की योजना, झारखंड में, मध्य प्रदेश में लाडली योजना, झारखंड में मैया योजना। तो ये सारी एक तरह से स्ट्रेटेजी शिफ्ट है, ये महिलाओं को साधने की कोशिश हो रही है। तो ऐसी कोई घोषणा हमको लगता है कि संवाद हो सकता है, और 225 करोड़ का कैबिनेट से अप्रूवल भी है। तो सरकारी पैसे का खर्च तो सरकारी ढंग से ही करेंगे ना, तो दिखाना तो पड़ेगा ही। इस पे आपत्तियां हो रही हैं, विपक्ष की तरफ से आपत्ति हो रही है, यादव ने आपत्ति जताई। हाँ, तो कुछ सौगात देंगे मुख्यमंत्री, कुछ सौगात की घोषणा करेंगे महिला वर्ग के लिए, ताकि जस्टिफाई कर सकें कि जो कैबिनेट का जो अप्रूवल है 225 करोड़ का, वो
इसलिए उनकी यात्रा पर खर्च नहीं करना है, ये हो सकता है। और दोनों काम होगा, वोट बैंक भी बन जाए, अपने वोटर्स से संवाद भी होगा, महिला वोटर्स जो हैं उनको और वो अपने साथ मजबूती से जोड़ पाएंगे, और जो पॉलिटिकल शिफ्ट दिख रहा है महिलाओं के कारण, आप देखेंगे वोटिंग परसेंटेज भी, आपको ये ध्यान रखना होगा कि पिछले चुनाव में महिलाओं ने ज्यादा वोटिंग की है, बिल्कुल, है ना। तो महिलाएं जागरूक हो रही हैं, और ये सभी पार्टियों को ये पता है कि ये खेल बना और बिगाड़ सकती हैं। नीतीश कुमार बहुत मजबूती से पकड़े हुए हैं महिलाओं को, है ना, और उनके लिए कुछ ना कुछ सोलेस की घोषणा आगे होगी, ये हमें पूरी तरह से यकीन है। तो संवाद का अर्थ है उन्हें अपने साथ, चलिए, कार्यकर्ताओं से संवाद करने तेजस्वी यादव और महिलाओं से संवाद करने नीतीश कुमार। अब 15 तारीख से ये 2 यात्राएं शुरू हो रही हैं। देखना दिलचस्प होगा कि जनता किस ओर अपना रुख करती है। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात खालिद साहब ने ये कहा कि मुस्लिम मतदाता जहां अपना प्रतिनिधित्व खोज रहे हैं, ब्राह्मण मतदाता भी अपना अस्तित्व तलाश कर रहे हैं, और ऐसे में कोई नया समीकरण बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इस पर हमारी नजर रहेगी। हमारी ये बातचीत आपको कैसी लगती है, अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर आप हमें जरूर बताइए, और हर रोज इस तरह का बातचीत देखने के लिए जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ, देखते रहिए लाइव बिहार। नमस्कार।